सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 5 ऑफ एग्रीकल्चर में हम पहले जो प्रीवियसली वीडियोस में हम पहले ही देख चुके हैं कि सब्सिडीज़ कैसे प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो फूड के फॉर्म में हो, फर्टिलाइज़र के फॉर्म में हो, या फिर गवर्नमेंट जो है वो कैसे एग्रीकल्चरल के फार्मर्स को प्रमोट करती है और उनको स्कीम्स के थ्रू एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो लोग अपनी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है वो कर सकें। और इसके लिए उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है ताकि उनको एक मिनिमम प्राइस जो है उनकी फूड ग्रेन्स के लिए मिलता रहे। तो इसके रिगार्डिंग हम काफ़ी सारी स्कीम्स सपोर्ट प्रीवियस वीडियोस में जो है वो देख चुके हैं। अगर आपको वो देखना हो तो आप प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। आज हम चालू करेंगे दैट इज़ कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और इस सेक्टर के अंदर कहाँ कहाँ पर लोन की ज़रूरत होती है और उसमें गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये स्कीम्स हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रहती है विद पर्सपेक्टिव फॉर दी यूपीएससी प्रीलिम्स। तो इसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सप्लाई चेन और फूड प्रोसेसिंग के अंदर अगर कुछ डायरेक्शंस के बारे में पूछा जाए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, तो अगर सप्लायर से कस्टमर की तरफ हमारा प्रोडक्ट जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ़्लो हो रहा है तो उसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो बोलते हैं। वहीं अगर कस्टमर से सप्लायर तक एक फीडबैक फ़्लो हो रहा है तो उसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो बोलते हैं, क्योंकि ये कस्टमर से सप्लायर की ओर जा रहा होता है तो दैट इज़ द बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर सप्लायर से कस्टमर की तरफ जा रहा होता है तो दैट इज़ द फॉरवर्ड डायरेक्शन। देन नेक्स्ट क्या होती है हमारी, दैट इज़ द अपस्ट्रीम स्टेज एंड द डाउनस्ट्रीम स्टेज। तो अपस्ट्रीम स्टेज के अंदर अगर हम कोई भी पर्टिकुलर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर रॉ मटेरियल को सर्च कर रही होती है ताकि वो एक पर्टिकुलरली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है वो बना सके, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द रॉ मटेरियल को हम अपस्ट्रीम स्टेज के अंदर जो है वो काउंट करते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्च और एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोई भी प्रोसेसिंग जो है वो नहीं की जाती। तो एक्सट्रैक्ट जो है वो हम किससे करेंगे, फार्मर्स वगैरह से करेंगे। दैट इज़ द अपस्ट्रीम स्टेज। देन नेक्स्ट क्या आती है हमारी डाउनस्ट्रीम स्टेज। अगर हम उसी रॉ मटेरियल को अब हम प्रोसेस करना चालू कर रहे हैं और एक्चुअल सेल की तरफ उसको लेके जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेज को हम डाउनस्ट्रीम स्टेज जो है वो बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या आती है हमारी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो ये जो टर्म्स होती हैं ये डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर जो है वो क्वेश्चंस बन के आ जाती हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स जो है वो दी होती है। इसी वजह से हमें ये पढ़ना जो है वो इम्पॉर्टेंट है ताकि एक ही अंडरस्टैंडिंग के अंदर हमें पता लग जाए कि वो पर्टिकुलरली कौन सी स्टेटमेंट है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्या आता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या है कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करें तो उसके अंदर हम एक ही लाइन के अंदर हम डिफरेंट लोगों को जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग जो है वो एक ही लेवल पे हैं, यानी कि सभी लोग सेम ही काम कर रहे हैं, बस डिफरेंट नाम से जो है वो उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो लाइक अगर टाटा पावर जो है वो रिलायंस पावर को एक्वायर करता है तो दोनों जो है वो सेम ही सेक्टर के हैं, तो इस इंटीग्रेशन को हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जो है वो बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात करें तो वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये ऐसे कुछ दिखेगा। तो अगर टाटा कंपनी जो है जो कि किसी और सेक्टर के अंदर डील करती है और वो किसी कोल कंपनी को एक्वायर करेगी तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को जो है वो हम वर्टिकल इंटीग्रेशन जो है वो बोलते हैं। और वहीं अगर वो कोई बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस करती है तो यानी कि टाटा के द्वारा कोई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विद रिस्पेक्ट टू द कोल वो किया गया है तो दैट इज़ बैकवर्ड और फॉरवर्ड कि उसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर वो उसको और प्रोसेस करने के लिए अगर किसी कंपनी के साथ इंटीग्रेट होती है तो उसको हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज जो है वो बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो अगर इसके डेटा की अगर हम बात करें तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो इस वक्त इंडिया के अंदर सनराइज़ इंडस्ट्री के अंदर जो है वो माना जाता है। सनराइज़ इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि इस प्रेजेंट डिकेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस जो है वो उसके रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट्स में जो है वो रहती है। इसको सनराइज़ इंडस्ट्री इसलिए भी बोला गया है क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो हमारा 10% का हो रहा है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी जीडीपी के लिए और
मैन्युफैक्चरिंग की स्पेसिफिकली जीडीपी के अंदर अगर हम देखें तो फूड प्रोसेसिंग का कंट्रीब्यूशन जो है वो 9% है। तो ये भी कई बार हमारा डायरेक्टली प्रीलिम्स की स्टेटमेंट में आ जाता है कि दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स दिस मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट कि वो कितना कंट्रीब्यूट जो है वो कर रहे हैं। अगर हम अपडेशन की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से 9% से 20% तक पहुंच जाएगा या 50% तक पहुंच जाएगा, धीरे धीरे ही ग्रो होगा। तो अप्रॉक्स हम याद रखेंगे, उसके इर्द गिर्द जो भी स्टेटमेंट होगी वो करेक्ट हो सकती है। कोई ज़्यादा अगर बहुत ही ज़्यादा लीप दिखाया जाएगा तो दैट विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं कि इसके और फैक्ट्स के बारे में देखें। तो जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारी एम्प्लॉयमेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ एंटरप्राइजेज़ है फूड प्रोसेसिंग की वो भी काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज जो है वो हमारी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इररिस्पेक्टिव कि मतलब ऐसा नहीं है कि लार्ज इंडस्ट्रीज़ नहीं होती ऑर्गेनाइज, वो भी हैं, लेकिन उनका जो नंबर है वो अनऑर्गेनाइज से काफ़ी कम है। तो इसी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी और एंटरप्राइजेस भी दोनों ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर की फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर ज़्यादा है। देन वैल्यू एडिशन की बात करें, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करा जा रहा है और एक नया वैल्यू एडेड मटेरियल बनाया जा रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हो रहा है इन कंपैरिजन टू दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वो डिफरेंट मशीन्स का जो है वो यूज़ करते हैं, बेटर मशीन्स का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा उनका वैल्यू एडिशन जो है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दी अनऑर्गेनाइज। और यहीं ये प्लांट इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि प्लांट इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ज़्यादा हो रहा है, तो इसी वजह से वैल्यू एडिशन भी जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ज़्यादा हो रहा है। देन फूड प्रोसेसिंग की अगर हम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग का जो भी मटेरियल है वो हमारा कौन सी जगहों पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो किया जा रहा है, तो वो हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया से एक तो मिडल ईस्ट की ओर जा रहा है और एक हमारा साउथ ईस्ट एशिया की ओर जा रहा है। तो ये हमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो हमारा मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हो रहा है फूड प्रोसेसिंग का। देन नेक्स्ट क्या आता है कि जो ये पर्टिकुलरली फूड प्रोसेसिंग है वो किस किस स्टेट्स में इंडिया की सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। तो मेजॉरिटी अगर हम देखें तो वो कोस्टल स्टेट्स के अंदर है, और उसमें हमारी आंध्र प्रदेश आ जाती है, कर्नाटका आ जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल और केरला। ये 6 स्टेट्स के अंदर मेजॉरिटी फूड प्रोसेसिंग जो है वो की जा रही है। लेकिन कुछ नॉन कोस्टल स्टेट्स भी हैं जहाँ पे किया जा रहा है, दैट इज़ द यूपी एंड द पंजाब। तो यहाँ पे भी फूड प्रोसेसिंग काफ़ी की जा रही है, और इसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा अगर हम सपोर्ट देखें फूड प्रोसेसिंग में तो 100% एफडीआई जो है वो अलाउ किया गया है ऑटोमेटिक रूप से, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर बाहर का कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो 100% एफडीआई जो है वो उसके अंदर अलाउड है। लेकिन अगर कोई फूड प्रोसेसिंग का कोई मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो लेके आ रहा है, लाइक अगर हम कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देखें जिसके ऊपर डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वो फूड प्रोसेसिंग के बेचे जा रहे हैं, तो उसके अंदर अगर किसी को एफडीआई करना है तो 100% एफडीआई अलाउड है। लेकिन उसके अंदर गवर्नमेंट अप्रूवल की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो है वो चालू हो जाए और अदर ब्रांड्स जो है वो उसकी वजह से वाइप आउट हो जाए। इसी वजह से इसके अंदर 100% एफडीआई होगा, लेकिन गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद होगा। देन दूसरा गवर्नमेंट सपोर्ट क्या प्रोवाइड किया गया है कि जो लोन्स हैं उनको हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के सेक्टर में जो है वो रखा है, यानी कि बैंक्स को कहा गया है कि आपको लोन प्रोवाइड करते हुए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को प्रायोरिटी के अंदर रखना है, कि उनको सबसे पहले लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएँ। तो फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट्स और इसके अलावा कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अगर कोई लोन लेने आता है तो उसको हम पीएसएल लोन के अंदर जो है वो कंसिडर करेंगे। देन नेक्स्ट गवर्नमेंट सपोर्ट क्या प्रोवाइड किया गया कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको हमने डी रिज़र्व किया। डी रिज़र्व किससे किया कि पहले क्या होता था कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको हमने रिज़र्व किया हुआ था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं को ही लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता था फूड प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं को ही प्रोवाइड करके हमारी जो वैल्यू एडिशन था वो काफ़ी कम था, क्योंकि इनकी वजह से प्लांट इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी। तो इसी वजह से इस सेक्टर को डी रिज़र्व किया गया और अलाउ किया गया कि कोई बाहर की कंपनी या बड़ी कंपनी इंडिया की ही वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का प्रेरोगेटिव जो है वो नहीं रहेगा।
देन नेक्स्ट आता है हमारा फूड सेक्टर के अंदर ही एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट अगर हम देखें तो वो क्यों लाया गया था, वो इसलिए लाया गया था ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको ऐसे एक्सप्लॉयटेटिव प्राइस पे प्रोडक्ट ना बेचा जाए कि वो उसको ख़रीद ही ना पाए। तो सभी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है वो लाया गया, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि हम कुछ आइटम्स जो हैं वो उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको लिस्ट कर देंगे कि इस पर्टिकुलर आइटम को किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या बिग हाउस होल्ड कंपनी के द्वारा स्टॉक होल्डिंग जो है वो नहीं किया जाएगा, यानी कि वो बहुत सारा बफर स्टॉक जो है वो उसको मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं, ब्लैक होल्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ब्लैक होल्डिंग करेंगे तो उसके प्राइस जो है वो डिस्टॉर्ट होंगे और इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और कंज्यूमर जो है उसको ख़रीद नहीं पाएगा। तो इसी वजह से उनके द्वारा कहा गया कि कुछ आइटम्स जो है वो हम एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर रखेंगे ताकि कंज्यूमर जो है वो उसको ख़रीद सके। ये आइटम की जो लिस्ट है वो सेंटर के द्वारा जो है वो लिस्ट किया जाता है, लेकिन उसके अंदर स्टेक का कंसल्टेशन भी जो है वो रहता है। तो ये जो लिमिट है ये स्पेसिफ़िक आइटम्स के लिए ही लगाई जाती है, स्पेसिफ़िक पीरियड के लिए, कि इस पीरियड के अंदर हम ये लिस्ट को जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर लिस्ट कर रहे हैं ताकि उसका प्राइस स्पाइक जो है वो ना हो सके। और अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी ने इसका एक्सेस स्टॉक जो है वो मेंटेन कर रखा है, तो उस केस में उसको अपना जो भी एक्सेस स्टॉक है उसको या तो ऑक्शन के थ्रू बेचना होगा या फिर उसको नॉर्मल मार्केट के अंदर जो है वो उसको निकालना होगा ताकि प्राइस जो है वो स्पाइक जो है वो ना हो। देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज़ द प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड। प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड जो है वो हम इसलिए लाए गए थे ताकि एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके स्पेसिफिकली फॉर दी अनियन, पोटैटो एंड द पल्सेस। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि अगर हम इन तीनों चीज़ों का प्राइस जो है वो स्टेबल करके रखेंगे तो उसकी वजह से इसकी जो भी प्राइस वॉलेटिलिटी है ड्यू टू दी वेरियस मार्केट फैक्टर्स वो नहीं होगा और एक स्टेबल प्राइस जो है वो बना रहेगा ताकि सभी लोग इसको अनियन को, पोटैटो को, पल्सेस को जो है वो ख़रीद सकें। अब ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड जो है वो कब लाया गया था, वो हमारा 2014 एंड 15 के अंदर लाया गया था। अब ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड का एम क्या है कि ये प्राइस का वॉलेटिलिटी को जो है वो रेगुलेट कर सके। तो प्राइस के वॉलेटिलिटी को रेगुलेट करने के लिए हमारा जो मेन एम है वो है कि हम कंज्यूमर का जो राइट टू बाय है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो इसी वजह से ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा लाया गया था, नॉट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग और बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है उसको स्टेटमेंट में चेंज करके ला दिया जाएगा, लेकिन हमें याद रखना है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा नहीं लाया गया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा जो है वो लाया गया है। इस प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड को हम कैसे यूज़ करते हैं, इस फंड में से कुछ पैसा जो है वो निकाला जाता है और एज अ वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसको नेफेड को, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम को और स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, ये जो लोन होता है ये वर्किंग कैपिटल के लिए है, यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है और ये लोन जो है वो हमारा इंटरेस्ट फ्री रहता है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो इन तीनों से चार्ज जो है वो नहीं किया जाता। अब इन तीनों को ये लोन जो है वो क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि ये कुछ मार्केट इंटरवेंशंस जो है वो कर सके और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट या फिर इम्पोर्ट जो है वो इन तीनों चीज़ों का कर सके। ठीक है, तो अनियन, पोटैटो एंड पल्सेस ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल कमोडिटी है जो कि सभी लोग अपने नॉर्मल बेसिक फूड के लिए जो है वो ख़रीदते हैं। अब अगर इनकी क्वांटिटी मार्केट के अंदर सही नहीं होगी तो प्राइस जो है वो डिस्काउंट होने लगेगा। तो अगर इनकी क्वांटिटी सही नहीं है या फिर किसी ने इसको ब्लैक आउट किया हुआ है तो इसको कम करने के लिए मार्केट के अंदर इंटरवेन किया जाता है बाय दीज थ्री ऑर्गेनाइजेशंस और द कम्युनिटीज़, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, एसएफएसी और एनएफईटी के द्वारा ये मार्केट इंटरवेंशन जो है वो करते हैं। और इसके अंदर या तो वो डोमेस्टिकली इसको प्रोक्योर करेंगे ताकि कंज्यूमर तक ये तीनों प्रोडक्ट जो है वो एक स्टेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड किए जा सके, या फिर बाहर से इंपोर्ट भी जो है वो कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए इनको पैसा जो है वो प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और स्ट्रैटेजिक बफर जो है वो मेंटेन किया जाता है इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो कंज्यूमर्स तक जो है वो पहुंच सके। तो ये डायरेक्ट परचेज़ भी जो है
वो फार्मर्स से कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक बफर को मेंटेन करने के लिए। तो इस स्ट्रैटेजिक बफर को मेंटेन करने के लिए पैसा जो है वो हमारा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट आती है संपदा स्कीम। ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में जो है वो रहती है। संपदा स्कीम जो है वो स्कीम है जिसके अंदर हम एग्रो मरीन की प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने के लिए क्लस्टर्स जो है वो डेवलप करते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो चाहे वो मरीन बेस्ड प्रोडक्ट्स हो, उन दोनों को प्रोसेस करने के लिए कुछ क्लस्टर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे प्लांट्स वगैरह जो है वो इन्वेस्ट किए जा सके, उनको वैल्यू एडिशन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर स्कीम का एम यही है कि प्रोसेसिंग सेक्टर को जो है विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर एंड द मरीन उसको मॉडर्नाइज जो है वो किया जा सके और इस प्रोसेसिंग के दौरान जो भी वेस्ट होता है उसको हम डिक्रीज़ कर सके और मिनिमम इनपुट के द्वारा मैक्सिमम आउटपुट जो है वो हम जनरेट कर सके। इस संपदा स्कीम के अंदर हमारी काफ़ी सारी अम्ब्रेला स्कीम्स को जो है वो हमने इंटीग्रेट कर दिया है ताकि पर्टिकुलरली एक ही सिंगल हमारी स्कीम हो जिसके अंदर ये सारी स्कीम्स जो है वो इंटीग्रेट की जा सके। तो इसके अंदर जितनी भी पुरानी स्कीम्स थी उनको हमने इंटीग्रेट करके संपदा के अंदर जो है वो ला दिया। ठीक है, तो सबसे पहली स्कीम थी हमारी मेगा फूड पार्क की। मेगा फूड पार्क यही है कि हम एक बहुत ही बड़ा पार्क जो है वो बनाए। बेसिकली एक बहुत ही बड़ी लैंड पे हम प्लांट में इन्वेस्टमेंट जो है वो करें ताकि फूड की प्रोसेसिंग जो है वो वहाँ पे हो सके और मैकेनाइज्ड वे में जो है वो हो सके। अदर देन दैट सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग ही नहीं करनी है, हमें उनको कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी जो है वो रखना होगा ताकि उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और हम फूड जो है वो बिना किसी लैग के सभी लोगों तक जो है वो पहुंचा सके। देन तीसरा आता है दैट इज़ दी ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन भी जो है वो इसी के अंदर इंटीग्रेट किया गया। ऑपरेशन ग्रीन के अंदर हमने क्या किया कि टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, इन तीनों की वैल्यू चेन जो है वो हमारी कंटिन्यूसली विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन चलती रहे, उसको डेवलप करने के लिए हमने ऑपरेशन ग्रीन जो है वो लेके आया ऑन द लाइन्स ऑफ द ऑपरेशन फ्लड ऑफ द मिल्क। तो उसी लाइन्स पे ऑपरेशन ग्रीन भी लाया गया क्योंकि इन तीनों चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। लाइक टमाटो के लिए हम केचप बनाते हैं, पोटैटो से हम चिप्स वगैरह बनाते हैं और अनियन एज अ इंग्रेडिएंट ऑफ द स्पाइस जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इन तीनों चीज़ों का काफ़ी इंपॉर्टेंस जो है वो रहता है हमारा एग्रो मरीन प्रोसेसिंग के अंदर। देन हमें वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो उनको प्रोवाइड करना है ताकि ये प्रोसेसिंग वगैरह जो है वो विदाउट एनी डिले जो है वो हो सके, तो वो भी हमने इसके अंदर ही ऐड कर दिया। और साथ ही साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी जो भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसकी क्वालिटी और सेफ्टी जो है वो मेंटेन रहे, तो उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करने के लिए वो स्कीम जो है वो हमने संपदा के अंदर ही जो है वो ऐड कर दी। तो ये थी हमारी संपदा स्कीम जिसके अंदर हम चाहते हैं कि एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के अंदर सारी सर्विसेज जो हैं वो एक ही पर्टिकुलर जगह पे उनको मिलती रहे और ये फूड प्रोसेसिंग की जो वैल्यू एडेड चेन है वो हमारी डेवलप हो जाए। देन नेक्स्ट आती है पीएम मत्स्य संपदा योजना। तो ये स्पेसिफिकली मत्स्य यानी कि फिशरी सेक्टर के लिए हम संपदा योजना जो है वो लेके आए। ऑल्दो यहाँ पे भी हम मरीन प्रोसेसिंग कर रहे थे लेकिन हमने यहाँ पे और स्पेसिफिक जो है वो इसको कर दिया मत्स्य संपदा। और इस पर्टिकुलर योजना के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ है उसके द्वारा अम्ब्रेला स्कीम जो है मतलब ये पीएम मत्स्य संपदा योजना को एक अम्ब्रेला स्कीम बनाया गया जिसके अंदर हमने 2 कंपोनेंट्स को जो है वो ऐड किया जो कि ऑलरेडी पहले ही एग्जिस्टिंग थे, उनको हमने इसके अंदर जो है वो इंटीग्रेट कर दिया। सबसे पहले थी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी कि पूरा कंट्रीब्यूशन जो है वो इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम का टारगेट क्या था कि हम इस मत्स्य संपदा को यानी कि मरीन या फिशरी सेक्टर की जो प्रोसेसिंग है उसको हम फॉर्मलाइज़ कर दें, अनऑर्गेनाइज से हम उसको ऑर्गेनाइज की तरफ जो है वो लेके चले। तो इस फॉर्मलाइजेशन के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 6000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोवाइड करी गई 4 साल के लिए फ्रॉम द ईयर 2023-24 टू द 2026-27। तो ये इसका पार्ट जो है वो बना। अदर देन दैट हमारी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी जो है उसको भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया जिसके अंदर ये कहा गया कि जो भी हमारी फिशरी सेक्टर है उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी हम फिशेस को कैप्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन है हमारी, उसको हमारे को रेज जो है वो करना है। तो क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों का ही कंट्रीब्यूशन जो है वो रहेगा और इसके लिए जो भी हम एक्वाकल्चर वगैरह करते हैं उसके थ्रू हम प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ करेंगे।
फिशरी मैनेजमेंट करेंगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो इसका लेके आएंगे। अब डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के लिए अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ जो है वो सेपरेटली क्रिएट करी गई थी 2019-20 के अंदर। लाइक हमने पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से हमने निकाल के मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री अलग किया था, ऐसे ही हमने डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ की भी एक मिनिस्ट्री जो है वो बनाई। पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंदर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स को जो है वो प्रायोरिटाइज़ किया कि इन प्रोजेक्ट्स को अगर हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे तो इस पर्टिकुलर योजना को हम टारगेट जो है वो अचीव कर पाएंगे। सबसे पहला टारगेट हमने रखा कि हम एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है वो डेवलप करेंगे। एक्वा पार्क का मतलब है कि हम वहाँ पे इंटीग्रेटेड वे में एक्वा कल्चर जो है वो करेंगे ताकि कोई भी रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो इसका हमने टारगेट किया कि छत्तीसगढ़, एमपी, असम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इन तीनों जगहों पर हम इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है वो डेवलप करेंगे। देन हमने कहा कि एक वर्ल्ड क्लास फिश मार्केट जो है वो बनाई जाएगी ताकि बाइंग एंड सेलिंग जो है वो ईजी हो जाए। तो इसकी मार्केट हमने असम एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्टैब्लिश करने का टारगेट किया। देन हमने कहा कि हम फ़िशिंग हार्बर्स यानी कि जहाँ पे भी फ़िशिंग वगैरह की जाती है उसको हम स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड करेंगे विद द लॉजिस्टिक सेक्टर, विद द कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस पर्टिकुलर हार्बर को हमने कहा कि हम गुजरात, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी, इन तीनों जगहों पर हम एक स्मार्ट और इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर सिस्टम जो है वो डेवलप करेंगे। देन नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज़ दी फॉर्मलाइजेशन ऑफ दी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। तो पहले हमने अभी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर से काफ़ी गुना ज़्यादा हैं, और इसकी वजह से हम ये स्कीम लेके आए कि जितनी भी फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस है उनको हमें फॉर्मलाइज जो है वो करना होगा। तो इनके द्वारा ये डेटा प्रोवाइड किया गया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एटलीस्ट 25 लाख हैं, और ये जो पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज़ है ये हमारी 66% रूरल एरिया के अंदर है और 80% फैमिली ओन बिजनेस है। यानी कि जो जैसे कि HUF होते हैं, ये सब होते हैं, तो फैमिली ओन बिजनेस जो है वो ये कहलाते हैं, जिसके अंदर फैमिली के द्वारा उसको बिज़नेस को डेवलप किया जाता है। तो 80% जो हमारी फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज़ है वो फैमिली बेस्ड है। तो इसके लिए हम एक ऑल इंडिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लेके आए, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा इन पर्टिकुलर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को फॉर्मलाइज करने के लिए। तो सेंटर और स्टेट 60% और 40%, 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो सेंटर प्रोवाइड करेंगे एंड स्टेट के द्वारा 40% कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर हमने टारगेट किया है कि एटलीस्ट फ्रॉम द 25 लाख एंटरप्राइजेस हम 2 लाख एंटरप्राइजेस को जो है वो फॉर्मलाइज करेंगे, और इसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट के लिए टारगेट रखा कि हम ₹10,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे इनको फॉर्मलाइज करने के लिए। तो इसके अंदर 10,000 करोड़ का जो पैसा है वो कैसे यूज़ किया जाएगा, जो भी पर्टिकुलरली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर जितनी भी प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रही है उसका 35% जो है वो लोन के फॉर्मेट में उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जो भी इस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को खोलेगा। इसके अंदर एक सब्सिडी भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। सब्सिडी जो है वो इंटरेस्ट की प्रोवाइड की जाएगी कि आपको इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं होगी उस लोन के ऊपर, वो गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक सब्सिडी के फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी। देन लोन के ऊपर एक मैक्सिमम सीलिंग लगाई गई कि 35% तो हमने रखा है प्रोजेक्ट कॉस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसके अंदर जैसे मान लो आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का जो है वो सोचा और फिर आप कहने लगो कि 35% तो गवर्नमेंट दे देगी, तो ऐसा नहीं है कि वो 35 लाख आपको प्रोवाइड कर देगी। जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो ₹10 लाख तक की ही होगी, यानी कि ज़्यादा अमाउंट जो है वो नहीं लोग प्रोवाइड करेंगे। या तो 35% होगी या फिर मैक्सिमम 10 लाख होगी, विच एवर इज़ लोअर। ठीक है। देन इसके अंदर उन्होंने कहा कि किन किन को सपोर्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को फॉर्मलाइज करने के लिए। तो एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि हमारे रूरल लेवल पे काम करते हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा कि आप लोग जाके जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो खोलो। या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्रमोट किया जाएगा, या फिर कोई प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें एक स्पेसिफिकली प्रोडक्ट को लेवरेज करने की कोशिश जो है वो करेंगे। या फिर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ है। देन वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। तो इन सभी के अंदर जहाँ पे भी प्रोसेसिंग हो रही होगी उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करेगी बाय प्रोवाइडिंग द लोन एंड द सब्सिडी ऑन द इंटरेस्ट। देन नेक्स्ट क्या आता है, ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन अभी हम ऊपर भी देख रहे थे,
हमने संपदा स्कीम के अंदर देखा था कि इसको एज अ संपदा स्कीम का ही अम्ब्रेला स्कीम का पार्ट जो है वो बना दिया गया है। इसके अंदर ये जो स्कीम है ऑपरेशन ग्रीन है, ये इसलिए है ताकि टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो इनकी जो है वो जो वैल्यू एडेड चेन है या फिर जो भी प्रोसेसिंग की चेन है उसको बेहतर जो है वो किया जा सके। तो ये ऑपरेशन ग्रीन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग के द्वारा जो है वो लाया गया है। इसके अंदर 2 स्ट्रैटेजी है जो कि हमें याद रखना है कि एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के अंदर गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कि इसका जो टॉप है इसका प्राइस जो है वो स्टेबलाइज़ किया जा सके। प्राइस क्यों स्टेबलाइज़ करना है? ताकि जो भी प्राइस वॉलेटिलिटी है ये टू अनसर्टेन मार्केट फैक्टर्स उनको हम कर्व करके सभी को एक इक्वल प्राइस पे जो है वो इसको प्रोवाइड कर सके, एक स्टेबल प्राइस पे जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए नोडल एजेंसी जो काम कर रही है वो हमारी नेफेड है और इसके अंदर 50% सब्सिडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और ये 50% सब्सिडी जो है वो किस लिए प्रोवाइड किया जाएगा? ताकि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर हमारा ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज जो है उसको हम ईज़ कर सके। उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसके ऊपर सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिसके भी द्वारा वो की जाएगी। और अदर देन दैट हम कोई हायरिंग स्टोरेज फैसिलिटी के लिए भी जिसके अंदर इन तीनों को स्टोर किया जा सके उसके लिए भी सब्सिडी जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के फॉर्मेट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रोवाइड जो है वो किया जाएगा। देन सेकंड स्ट्रैटेजी आती है हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के अंदर क्या था कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ही ध्यान नहीं देना है, हमें उसके अंदर वैल्यू एडिशन के ऊपर भी ध्यान देना है कि उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो सके और वो बेटर प्राइस पे जो है वो बिक सके। तो इसी वजह से हमने कहा कि हमें इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट भी जो है वो करेंगे और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा ही जो है वो किया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने कहा कि हम ₹500 करोड़ रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करेंगे ताकि ऑपरेशन ग्रीन में यानी कि टमाटो, ऑनियन एंड पोटैटो के अंदर फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खोली जा सके। देन नेक्स्ट क्या आता है नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट्स। ये भी हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का ही एक पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी फूड ग्रेन्स फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं उनको एक वेयर हाउसेस के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है ताकि वो उस पर्टिकुलर वेयर हाउसेस से ही उसका बाय एंड सेल जो है वो कर सके। वो इसलिए किया जाता है ताकि उनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो और वो कवर एंड प्लेन सिस्टम के थ्रू जो है उनका लॉस जो है वो ना हो। ठीक है, तो वेयर हाउस रिसिप्ट के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलरली वेयर हाउस जो है वो डेवलप कर दिया गया मान लो गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके अंदर अगर किसी फार्मर ने अपने थोड़े से ग्रेन्स जो हैं वो स्टोर किए हैं तो उसके अगेंस्ट उसको एक रिसिप्ट जो है वो इशू कर दी जाती है। उस रिसिप्ट को वो चाहे तो ई नाम के अंदर उसको सेल आउट कर सकता है ताकि फूड ग्रेन्स जो है वो आगे बेच सके। अदर देन दैट वो उस रिसिप्ट को यूज़ कर सकता है लोन को लेने के लिए इन दी फ्रॉम दी बैंक। ठीक है, तो वो उस रिसिप्ट को यूज़ कर सकता है एज अ कोलेट्रल कि वो उसके अगेंस्ट जो है वो लोन ले सके। तो इसके द्वारा ये अलाउ किया जाता है हम कमोडिटी को विदाउट डिलीवरिंग इट फिज़िकली हम उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक सिर्फ और सिर्फ पेपर्स के फॉर्मेट में विदाउट ट्रांसपोर्टिंग इट टू दी अदर। तो इसको पर्टिकुलरली रिसिप्ट को हम किसके एक्ट के अंदर जो है वो लेके आए थे? तो वेयर हाउसेस के डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 के अंदर जो है वो लेके आए थे। और ये पर्टिकुलरली इसके अंदर एक अथॉरिटी भी जो है वो बनाई गई और ये पर्टिकुलर अथॉरिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के अंदर जो है वो काम करती है। इस रिसिप्ट को गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज जो है वो कराया गया ताकि उसके अगेंस्ट वो ईजिली लोन्स जो है वो अवेल कर सके। इसके लिए हमने 2017 के अंदर ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट्स भी जो है वो लॉन्च करी ताकि इसको स्मूथली ट्रेड किया जा सके ई नाम प्लेटफॉर्म के ऊपर। अदर देन दैट इसके लिए एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म भी जो है वो डेवलप किया गया वेल के द्वारा, जो कि एक महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बैंक जो है वो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लेंडर की तरह काम करता है। यानी कि वेयर हाउस रिसिप्ट्स को ट्रेड जो है वो करेंगे यहाँ पे और उसके अगेंस्ट महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है वो उस पर्टिकुलर फार्मर को लोन जो है वो लेंड कर देगा ऑन दिस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। देन नेक्स्ट आता है हमारा FSAI। FSAI अगर हम देखें तो जो FSAI है वो एक अथॉरिटी है हमारी जो कि FSAI के ही एक्ट के अंदर 2006 के अंदर लाई गई थी। तो यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका हेड ऑफिस जो है वो हमारा दिल्ली के अंदर है। इसके अंदर एडल्ट्रेशन हो, प्रोडक्शन हो, सप्लाई हो और डिस्ट्रीब्यूशन हो किसका, फूड स्टॉक का। एडल्ट्रेशन यानी कि उसके अंदर कोई केमिकल्स ऐड करना, प्रोडक्शन
सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ये चारों जो है वो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। और इसी वजह से हमने इसका यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इसका एक्ट जो है वो लाया गया और उसके अंदर ये अथॉरिटी जो है वो बनाई गई। इस पर्टिकुलर अथॉरिटी का काम है कि फूड के लिए टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली जो कि रिकॉग्नाइज हो सके उनको डेवलप किया जाए, या फिर उस पर्टिकुलर फूड स्टफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना, उनको यूनिफॉर्म वे में प्रेजेंट करना और उसके अगेंस्ट अपने फूड स्टफ की क्वालिटी को कंपेयर करना, वो काम जो है वो FSSAI को दिया गया। ये पर्टिकुलरली जो अथॉरिटी है, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जिसके द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसका एक सेक्शन 30 है जिसके अंदर ये बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने अपने स्टेट लेवल पे एक फूड सेफ्टी का कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, ताकि वो लोकल लेवल पे उस पर्टिकुलर एक्ट के स्टैंडर्ड्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके। देन सेक्शन नंबर 94 क्या कहता है कि स्टेट को अलाउ किया गया है कि वो कुछ रूल्स भी जो है वो बना सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर अपने स्टेट लेवल पे, और उन रूल्स को नेसेसरी है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो है वो पास करे, और उस लेजिस्लेचर को पास करने से पहले उन पर्टिकुलर रूल्स को FSSAI का अप्रूवल भी जो है वो चाहिए होता है। देन ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो हम एक पर्टिकुलर एक्ट को रिप्लेस करके जो है वो लाए थे। तो पहले हमारा प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 जो है वो काम करता था, लेकिन उसके बाद हम ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो है वो लेके आए। और ये जो पर्टिकुलरली FSSAI है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर जो है वो काम नहीं करती है। ये अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये हमारा PYQ भी जो है वो रह चुका है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर का जितना भी पूरी इसकी डेवलपमेंट थी, फ्रॉम दी रॉ मटेरियल टू दी फूड प्रोसेसिंग टू दी कंज्यूमर, ये इसके अंदर जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी गई है इस पर्टिकुलर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, वो आज हमारी यहाँ पे एंड हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल बॉडीज़ के बारे में देखेंगे जो कि हमारे वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है ताकि वो ट्रेड को सपोर्ट कर सके, और कैसे हमारा गैट का डेवलपमेंट हुआ, WTO का डेवलपमेंट हुआ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।